नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राम मंदिर का शुभारंभ, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा जो आपको कहना है कह लीजिए, हो गया है। तमाम सारे सवालों के बीच में उन सवालों का उत्तर दिए बगैर, और जो सवाल शंकराचार्य ने बताया उनका तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। मूर्त सही था या गलत था इसका तो पता चलता नहीं। ये तो सब धार्मिक मामले हैं, धर्म के लोग जाने। लेकिन इस सब कुछ को होने के बाद अब कल ये सब फिनिश हो जाएगा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब क्या होगा आने वाला समय, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये प्री इलेक्शन था तो ये राजनीति की, जो लोग कहते हैं राजनीतिक नहीं था उनको ये समझना चाहिए कि गर्भगृह में पूजा करने के लिए 5 लोग जा रहे हैं, वो पांचों एक ही पार्टी के क्यों हैं? अगर ये 1950 से आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन में 84-85 के बाद में जो लोग शामिल हुए, जिन लोगों ने इसको लेकर पॉलिटिकल प्लैंक बनाया, जिन्होंने इस पर राजनीति की, वही लोग इसमें क्यों शामिल हैं? जो शुरू से राजनीति करते आ रहे थे, लड़ रहे थे अलग अलग फ्रंट पे, वो लोग क्यों शामिल नहीं हैं? क्यों बहुत सारे लोग इस पूरी चीज़ों से दूर हैं? संत दूर हैं, महात्मा दूर हैं और शंकराचार्य दूर हैं। अब कल के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का पहला उत्तर इस पूरे घटनाक्रम में से ही निकालते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद एक कोशिश होगी शंकराचार्यों को मनाने की। पुरी के शंकराचार्य को पूरी कोशिश होगी कि शांत कर दिया जाए, उनको मना लिया जाए, उनकी मान मनोबल की जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और वो कोशिश सिर्फ ऐसे ही नहीं की जाएगी क्योंकि वहाँ पर रहेंगे तो चुनाव के दौरान भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसकी एक वजह मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दूँ जिन्होंने वीडियो मिस कर दिया हो। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा काम किया है जो संतों की व्यवस्था के बीच में घुसने का मामला है और जिसको लेकर पुरी के शंकराचार्य लगातार हमले कर रहे हैं। इन्होंने ये किया कि जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, उसका जो उद्घाटन है राम मंदिर का, उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं बुलाया। उनकी जगह उनके पीठ से वासुदेवानंद को बुला लिया। वासुदेवानंद सरस्वती वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद से हटाने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगाया। सारी अदालतों में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार गए। मुकदमा हारने के बाद में उनका शंकराचार्य पद के ऊपर दावा वहाँ का ख़त्म हो गया। लेकिन उनको शंकराचार्य के तौर पर बुलाया गया है, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के तौर पर, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। यानी ऐसे समझिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी के सीईओ राधेलाल जी हैं और उनकी जगह किसी जगह पे किसी मीटिंग में बुलाना हो तो राधेलाल जी की जगह किसी सीताराम जी को बुला लिया जाए। वासुदेवानंद के सारे जो क्लेम हैं वो बहुत सारे प्रमाणों के साथ में खारिज हो चुके हैं उस पद के ऊपर। उसके बावजूद वहाँ के शंकराचार्य के तौर पर उनको इस मंदिर की पूजा में आमंत्रित किया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें चंपत राय की, जिसमें वो बता रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अडवाणी और जोशी को लेकर उन्होंने रिमार्क दिया था कि हम चाहते हैं वो ना आए। जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य द्वारिका में रहते हैं। सदानंद सरस्वती जी शारदा पीठ के शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। तो उस जगह पे बुला लिया है शंकराचार्य को।
तो क्या होगा कि अब पूरी ताकत, देखिए राजसत्ता बनाम साधु, इसका मुकाबला होगा और इसमें ये दांव पे चलेगा, सार्वजनिक रूप से नहीं चलेगा, पीछे के दरवाजे से चलेगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटा दिया जाए और इस मामले पे शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं अदालतों में किस किस तरह से हमने पिछले दिनों उदाहरण देखे हैं, उसको लेकर ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। कई बार ये होता है कि वादी की तरफ से, मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी अडानी वाला मुकदमा, एक कमज़ोर मुकदमा डाला जाता है और वो हार जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। तो आने वाले समय में अभिमुक्तेश्वरानंद की इस तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की जा सकती है और वासुदेवानंद को उनके मठ का शंकराचार्य बनाने की कोशिश हो सकती है। ये हुआ नेक्स्ट स्टेप। लेकिन पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेप जो है वो अब आने वाला है बजट, और पूरी कोशिश होगी सरकार की कि बजट को लोक लुभावन बनाया जाए। और उस लोक लुभावन बजट में सबसे ऊपर प्राथमिकता पे होगा केरल, प्राथमिकता पे होगा कर्नाटक, प्राथमिकता पे होगा तमिलनाडु, प्राथमिकता पे होगा आंध्र प्रदेश। दक्षिण के राज्यों को बहलाया फुसलाया जाएगा इस बजट में, ताकि जो कैलकुलेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो उत्तर के राज्य हैं जिसमें बहुत सारे हैं, उन सभी राज्यों में करीब करीब बीजेपी अपना 100% हासिल कर चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान 25 में से 24, मध्य प्रदेश 29 में से 28, कर्नाटक 28 में से 25 हैं, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस आ गई है इसलिए कर्नाटक को मना के रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ 9 में से 7 हैं, तो मतलब इसके अलावा हरियाणा है, सभी की सभी सीटें हैं। इस तरह से गुजरात है, सभी की सभी सीटें हैं। तो इन राज्यों में बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा असर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असर डाल के भी क्या कर लोगे? अगर आप नोएडा में जो सांसद है वो 4 लाख वोटों से जीते हैं, 5 लाख से जीत जाएंगे, सीट तो एक ही आएगी। तो इन राज्यों में सीटें बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ये अधिकतम बढ़ी हुई हैं। इसमें से कम हो सकती हैं तो कहाँ से हो सकती हैं? बिहार से और कर्नाटक से हो सकती हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा बीजेपी को अपने बहुमत को मेंटेन करने के लिए? ये राम की लहर चल रही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये वोटों में कन्वर्ट होगी, ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि शंकराचार्यों ने जो फ्लोटिंग वोटर है उसको बीजेपी की तरफ जाने से रोक लिया है। जो शंकराचार्यों का जो पूरा प्रकरण हुआ, मुहूर्त का जल्दबाजी में चुनाव के लिए अधूरा मंदिर बनाने का मसला आया, दूसरी चीज़ें आई। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसमें अब इनके पास में रास्ता ये है कि अगर इनको अपनी सरकार को बरकरार रखना है, मेरी बात लोग मानेंगे नहीं, ऐसा माहौल दिख रहा है चारों तरफ, वो लोग क्यों यकीन करेंगे? लेकिन जहां माहौल दिख रहा है वहां पे वैसे भी 100 में से 100 नंबर ला चुके हैं। इन 5-6 पेपर में 100 में से 100 नंबर ला चुके हैं। अब इसमें से ज़्यादा नंबर बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अब किसको मनाएंगे? साउथ को मनाएंगे। तो साउथ को कैसे मना रहे हैं? मोदी जी जाते हैं, कर्नाटक राउंड मार के आते हैं, उससे भी ज़्यादा हैदराबाद, जो गाय आती है ना, छोटी वाली गाय जिसके साथ प्यार करते हुए मोदी जी फोटो दिखा रहे हैं, वो भी आंध्रा से आती है। साउथ चाहिए, तेलंगाना चाहिए, आंध्र चाहिए। केरल जाते हैं, कई मंदिरों में वहाँ के स्थानीय परिधान में दर्शन करने जा रहे हैं। डर लग रहा है, सुरक्षा का खतरा है। एसपीजी कमांडोज को कपड़े बदल के अंदर ले जा रहे हैं मंदिर के, नहाने घुसते हैं समुद्र के अंदर चेन्नई में बुलेट प्रूफ पहनकर। ये सब आप देख रहे हैं। और ये सारा टारगेट जो है वो किसको किया जा रहा है? दक्षिण भारत को। तो अब दक्षिण भारत ही मोदी जी की नैया को पार लगाएगा, क्योंकि एक बड़ा घटक जो है नीतीश वाला, वो लालू के साथ जा चुका है, इंडिया गठबंधन में जा चुका है। अभी इस पे हम आएंगे, अमित शाह वाला जो एपिसोड हुआ है उस पर। तो आप देखेंगे कि एक मामला जो है वो तो साउथ में जाएंगे। तो बजट जो होगा, आने वाला बजट जो होगा वो साउथ की तरफ ओरिएंटेड होगा। तमिलनाडु जा रहे हैं मोदी जी, अभी तमिलनाडु भी गए थे, और
बोइंग का प्लांट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है करके बहुत सारी। इस बीच में जब आप सब ढोल मंजीरे और राम पे बहस में लगे थे, शंकराचार्यों को सुन रहे थे, उस समय मोदी जी साउथ में अपना प्रचार कर रहे थे। तो बजट आएगा, बजट साउथ पे होगा, पहली चीज़। दूसरा, बजट ऐसा होगा जिसकी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करें। जैसे कि अभी राम मंदिर था, तो बजट में बहुत ज़्यादा ढोल तमाशे, इनकी आईटी सेल के लिए बड़ा स्कोप होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बजट पे भर जाएगी, पूरी तरह भर जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताऊं, ये जो साउथ की तरफ भागना पड़ेगा मोदी जी को, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मोदी जी बाद में भागना शुरू हुए हैं, आपने याद होगा जो लोग नियमित दर्शक हैं। तो बजट जब आएगा तो बजट से बड़ी लकीर खींची जाएगी। लेकिन भाई साहब, मनुष्य एक है, दिमाग एक है, सोशल मीडिया एक है, और जब शोर मचा के किसी मसले को थोपा जाता है और उससे सारी आवाज़ों को ओवर पावर किया जाता है, तो आप दो गाने नहीं बजा सकते फुल स्पीड में, एक ही बजा सकते हैं। जैसे ही बजट का गाना आप जोर शोर से बजाएंगे, राम मंदिर के गाने की आवाज़ आपको कम करनी ही पड़ेगी, दबानी पड़ेगी। तो जाहिर बात है कि जैसे ही बजट या कोई दूसरा इशू बीजेपी बड़ा करेगी, राम मंदिर का इशू अपने आप छोटा हो जाएगा। और राम मंदिर का इशू अगर छोटा हो, देखिए भक्तों के बीच में नहीं होगा, मान के चलिए आप, जो नंदू जी हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप वाले, उनमें नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? जो वोटर बीच में है, दोनों की बातें सुनता है, जो महंगाई की बात भी मान लेता है, जो बेरोजगारी की बात भी समझता है, जो देश पे 4 गुना कर्ज हो गया ये अच्छी बात है नहीं है ये भी समझता है, अडानी भी समझता है, सब कुछ समझता है। उस आदमी को राम मंदिर के शोर के अंदर इन सारी बातों के उसके कान में ये बातें ना जाए, इसलिए शोर इतना मचा दिया गया था। तो अब क्या होगा कि जब बजट का शोर आएगा तो ये मंदिर का शोर कम होगा। तो आने वाले 1 महीने के अंदर आप लिख के रख लीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो, मंदिर का मुद्दा घर घर नहीं जाएगा। मंदिर के मुद्दे को ओवर पावर करेगा बजट। और अगर बजट ने हल्के में छोड़ दिया, बजट ने कि चलो कोई नहीं मंदिर को चलने दो, तो भी नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी का सीधा जुड़ाव बजट से। तो बजट आएगा शानदार, पहली चीज़। और बजट के शोर में अगर मंदिर घुसा या बजट में कोई ऐसी चीज़ें आई जिनकी लोगों ने आलोचना की, तो ये जो स्टेट हैं 100 में से 100 नंबर वाले जिनका मैंने जिक्र किया, यहाँ पर पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी आज भूमि पूजन के दिन है। ये बुखार उतरेगा, एक बार में एक ही रंग चढ़ सकता है, 2 चढ़ाओगे तो काला हो जाएगा। इस चीज़ को समझें आप। तो आने वाला समय जो होगा वो राम मंदिर का जो मसला है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसके बाद में बीजेपी एक काम और करेगी, वो तरह तरह की इंजीनियरिंग पे जाएगी, जिसमें से सबसे ऊपर है सोशल इंजीनियरिंग। शंकराचार्य बार बार कह रहे हैं कि आप दलितों को प्रश्रय दे रहे हो, मस्जिद की आपने मिट्टी डाली है मंदिर में, वगैरह वगैरह दूसरी चीज़ें। बीजेपी के लिए अभी हिंदू की पॉलिटिक्स का जितना डोज देना उतना काफ़ी है। 2 गोली में टल्ली हो गए तो मैं इनको 6 क्यों दूँ, बड़ी सीधी सी बात है। अब क्या करेंगे वो ये करेंगे कि 2 गोली में टल्ली हो गए, काफ़ी है, अब हम दलित विमर्श, क्योंकि जो सोशल जस्टिस वाली बात है, जाति जनगणना का मसला है, वो मसला इंतज़ार कर रहा है। जैसे ये ढोल नगाड़ों का शोर कम होगा, वो मसला सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसको संतुष्ट करने के लिए मोदी जी फिर बहुत सारी प्रतीकात्मक चीज़ें करेंगे, जैसे कि उन्होंने अभी हाल में की। मीराबाई मांझी के घर गए, अयोध्या में गए थे ना, उसके घर पे चाय पी के आए। इस तरह के सिस्टम शुरू होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता दलितों के घरों में खाना खाने की बात करेंगे। पिछड़ों के बीच में पिछड़ों के अगड़े और पिछड़ों के पिछड़े, यानी उसमें अति पिछड़े वाला मसला भी उठाने की कोशिश होगी। ये सब सोशल इंजीनियरिंग के काम भी होंगे। और इस इंजीनियरिंग के बीच में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होगी, जैसे कि मायावती से बैक चैनल में बातचीत होगी। अभी हाल में आपने देखा होगा नीतीश जी के बदले बदले रंग नज़र आ रहे हैं। इस बीच में अमित शाह से किसी ने पूछ लिया कि क्या नीतीश जी आपके साथ आने वाले हैं? बोले कोई भी आए स्वागत है।
और जब वो ये कहते हैं तो उस पर तेज़ रिएक्शन आती है, किसकी? तेजस्वी की। लेकिन नीतीश चुप है। नीतीश ने एक बार भी नहीं कहा नहीं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। क्यों? ये बड़ा सवाल है। तो इस तरह की इंजीनियरिंग की कोशिश होगी, मायावती को लाने, कोई नीतीश को लाने की दूसरी तरह की। इस बीच में बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि क्या होता है उन नेताओं के साथ जो पिछले चुनावों में उपेक्षित अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि वो केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य जिनको विधानसभा का मेंबर बना के, राज्य में मंत्री बना के, जिनका साइज छोटा कर दिया गया। इनके कदम क्या होते हैं? शिवराज सिंह कैसे रिएक्ट करते हैं? शिवराज सिंह लगातार इस मंदिर के टाइम पे जरूर ठहर गए। वो एक संदेश दे रहे हैं कि लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जनता मुझे चाहती है, मैं जहाँ से भी लड़ूँ जीत जाऊँगा, लोग मेरे साथ हैं। योगी के साथ भी ये बात कही गई थी कि योगी को भी कमज़ोर करने की कोशिश लगातार गुजरात की तरफ से हो रही है। ये एक ऐसी धारणा है जो सब लोग, ज़्यादातर लोग इस पर सहमत होते हैं कि ये दोनों, जो गुजरात लॉबी इतनी हावी हो गई है, उसने योगी को भी दबाना शुरू कर दिया है। मंदिर के मसले पर कोई दाएं बाएं नहीं जा सकता था, तो योगी भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। और आपने देखा होगा भी हाल में जब शंकराचार्यों का मुकाबला करने के लिए योगी जी ने जो इंटरव्यू दिए हैं, वो इंटरव्यू अपने आप में बीजेपी के लिए आत्मघाती टाइप के इंटरव्यू हैं, क्योंकि वो किसी तरह से मजबूत सफाई दे नहीं पाए इस मसले पे। और बल्कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे मोदी जी के खिलाफ जाता था, तगड़ा वाला। और वो बयान आपको पता ही है क्या था कि मैं दिन भर में इतने कपड़े नहीं बदलता, मैं तो जो घर में रहता हूँ वो बाहर हूँ, उसी में मंच पे चला जाता हूँ, मैं तो सादा आदमी हूँ, मैं कोई ड्रामा कंपनी का आदमी नहीं हूँ, फैशन शो में नहीं जा रहा हूँ, इस टाइप का कुछ उन्होंने कहा था। आपने वीडियो सुना होगा। तो ये जो खतरे हैं, इनसे भी मोदी और शाह को संभल के रहना पड़ेगा। तो ये खतरे कैसे हैं? देखिए, अभी तो उनको भी पता है कि दुनिया में पेगासस नाम की चीज़ होती है, जासूसी होती है, और मोदी जी से पंगा लेंगे तो रगड़ देंगे 2 मिनट में। कहाँ पहुँचा दें पता नहीं, ईडी आए, इनकम टैक्स आए, कौन आए पता नहीं, या अमित मालवीय को छोड़ दें पीछे, फिर क्या करेंगे? ये सब डिपेंड करेगा इस पे कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। अगर अभी तो इन्होंने खेल ली ना, अपनी बैटिंग कर ली, इन्होंने जो रन बनाने थे बना लिए राम मंदिर में, अब ये बजट में ट्राई करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब उसने दिखा दिया कल जलवा, पूरा असम में तोड़फोड़ हो रही थी, हमले हो रहे थे इनके कार्यकर्ताओं पे। जब वो बस से जा रहा था, उसकी बस को रोकने की कोशिश की और वहाँ पे झंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो गए थे और करीब हिंसा की संभावना थी, तो वो उतर पड़ा अपनी गाड़ी से, पहुँच गया भीड़ के अंदर। और ये तस्वीरें जो है ना, ये पूरे देश को संदेश देती हैं। पिछली बार बारिश में भीगते हुए भाषण वाली तस्वीर ने कितना असर डाला था। तो ये जो होगा, धीरे धीरे करके एक दोबारा से एक बड़ी इमेज राहुल गांधी की बनेगी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी आस बन जाएगी। कांग्रेस ही तो इसी सब में जीते हैं और जरा से में निराश हो जाते हैं, अब तो गए साहब, अब तो गए, और जरा से में जोश में आ जाते हैं। तो अगर राजनीतिक वातावरण में इंडिया गठबंधन के लोग, बीजेपी के अंदर के असंतुष्ट लोग, ये सब लोग जब देखेंगे कि हाँ राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुकाबला करने की स्थिति में है, भले ही 10 के मुकाबले ये 3 मारे, लेकिन मार लेगा भाई, तो फिर लोग क्या करेंगे? कुछ लोग राहुल गांधी में संभावनाएं देखने लगेंगे कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए मैं शिवराज सिंह हूँ, मैं ये कहूँगा यार मध्य प्रदेश में मेरे पास इतना बड़ा कैडर बेस है, कांग्रेस के पास भी सीटें हैं और इन्होंने मुझे दुखी कर रखा है, और कांग्रेस का फ्यूचर तो लग रहा है, और कम से कम फ्यूचर लगे ना लगे मध्य प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं और मेरे पास कांग्रेस का इतना सपोर्ट रहेगा तो मैं चला ले जाऊंगा सरकार। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस राहुल गांधी की तरफ से आएगा तो बहुत सारे इस तरह के लोग वहां पर जाएंगे। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, याद रखिएगा, योगी हों वसुंधरा हों, वो जानते हैं जितना पार्टी हारेगी उससे ज़्यादा गुजरात लॉबी हारने वाली है।
मध्य प्रदेश में जितना पार्टी हारेगी उससे ज़्यादा गुजरात लॉबी हारने वाली है। जो लोग संसद का चुनाव जीते थे उन सांसदों का तो आपने टिकट छीन लिया, उनको तो बना दिया आपने स्टेट में मिनिस्टर। अब वो अपनी सीट पे किसी और को सांसद बना के उसका झंडा बुलंद करना चाहेंगे। मतलब आप प्रहलाद पटेल अपनी सीट पे किसी और को सांसद का टिकट दिलवा के उसको जिताएं और फिर बाद में वो कहे कि भाई जो है मैं तो इनकी सीट से जीता हूं। या मुन्ना है नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब लोग अपनी अपनी सीटें किसी और को जितवा देंगे सांसद की और कहेंगे भाई अब तो ये तू हो जा सांसद परमानेंट, मैं हो जाऊं एमएलए परमानेंट। कोई भी नेता ऐसा आत्मघाती काम क्यों करेगा? तो ये एक फैक्टर निकल के आने वाला है जो आएगा। राम का फैक्टर पूरा हो गया और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट है इस मामले में भागवत का बयान। भागवत ने एक लेख लिखा है और उसमें ये कहा है कि भाई हमको अब इस सारे विवाद को, टकराव को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये सब भी कह रहे हैं और ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि ये जितने मंदिर तोड़े गए हैं ये इस बात के लिए तोड़े गए थे विदेशी लोगों द्वारा। अब उनकी अपनी थ्योरी है कि भारत में जो हिंदू हैं और जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि पावरफुल हैं हम और डरे हमसे, इसलिए तोड़े थे ये मंदिर। और ये नहीं कह रहे हैं कि आखिरी मंदिर है जो हो गया सो हो गया, और मिल के चलने को भी कह रहे हैं। तो वो जो मिल के चलने को कह रहे हैं उसको एक शॉर्ट टर्म चीज़ तो आप मान ही सकते हो कि भैया ठीक है कल से ही वो ये दोनों मसले नहीं उठाएंगे मथुरा काशी वाले, लेकिन उनके एजेंडे पे है, उन्होंने कह दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसको ठंडा कर दो। और याद कीजिए जो राम जन्मभूमि का निर्णय आया था उसके बाद भी मोदी ने अपील की थी कोई विजय उत्सव नहीं मनाएगा, इसलिए कि उससे जो टेंशन बढ़ेगा वो बीजेपी को नुकसान देगा। तो जो आने वाला समय है ना बीजेपी का, वो इतना आसान नहीं है। मंदिर के बाद में जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार जाएंगे। अभी कुछ लोग लिखेंगे सपने देखते रहो, मैं सपने नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चुनौतियाँ बीजेपी के नेतृत्व के सामने रहने वाली हैं। राजनीति में हर समय सबके सामने चुनौतियाँ रहती हैं, कोई भी व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता है, राजनीति ऐसी चीज़ है। और ये वो चीज़ें हैं जिनका मैनेजमेंट मोदी जी को करना पड़ेगा, और अगर इसका मैनेजमेंट कर ले जाएंगे तो वैतरणी पार हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो समर्थन से वैशाखी वाली सरकार में आना पड़ेगा। और उस वैशाखी वाली सरकार में आने का मतलब जानते हैं आप, कि बहुत सारी पार्टियां कहेंगी यार ये तो ईडी भेज देते हैं, गडकरी साहब को लगा दो, कोई कुछ कहेगा कुछ कहेगा। तो जो भी है कि जब तक ये मजबूत हैं, जब तक ये 56-58 दिखा रहे हैं, तब तक बहुत सारे इनके साथ में हैं। जिस दिन पता चलेगा कि दारा सिंह का मुकाबला रंधावा पहलवान से होने वाला है तो आधे लोग रंधावा पहलवान पे भी बैटिंग लगा देंगे, अपनी तरफ से एक दांव लगा देंगे। तो मंदिर बनने से सब जीत गए ऐसा नहीं मानना है। और मैं शुरू से कह रहा था कि मंदिर में जब तक अनिश्चितता थी तब तक वो मुद्दा था। अब अनिश्चितता नहीं थी, मंदिर बनना है तो ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करवा लिया आपने। लेकिन वो क्रेज़ तभी आता जब अनिश्चितता हो, अनिश्चय हो, कल होने वाला नहीं होने वाला है। और अब तो वो जितना बचा था वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये चुनाव 24 का बहुत सारे कैलकुलेशन, दांव पेच के साथ में लड़ना होगा बीजेपी को, उसके नेताओं को, जो आसान काम तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।